ठीक है, चलो ध्यान दो। हाँ, चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ये सब पे यहाँ पे बात होने वाली। या चैप्टर में उन्होंने बोला हुआ सेंस में है। इंट्रोडक्शन में सेक्शन 179 180 का एक रेफरेंस दिया हुआ है। इसमें बोला है, हमने सेक्शन पहले पढ़ा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो पावर्स हैं वो एक लिमिट तक होते हैं, और एक लिमिट से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन्स करने हो तो फिर आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। उसका रेफरेंस यहाँ पे है। और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट्स करती है, जो लोन्स बोरोइंग्स करती है, गारंटीज लेती है, उसमें भी ऐसी लिमिट्स एप्लीकेबल होती है मॉनेटरी बेस पे। तो वो लिमिट्स यहाँ पे मेंशन की भी है, देख लो लास्ट पॉइंट में बोला है उसमें। ओवरऑल लिमिट ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज मोर हैज बीन फिक्स्ड। लिमिट लगा रखी है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम का 60% या फिर फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का 100%, दोनों में से विच एवर इज हायर, दैट इज द लिमिट। तो इतने लिमिट तक अगर बोरोइंग करना है तो शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं। इससे ऊपर जाएगा तो रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, ये बोला। तो ये कंडीशन आपको परसेंटेज ध्यान रखना पड़ेगा। अब बाकी इसके साथ साथ कुछ डेफिनेशंस दे रखी ऊपर जो यूज हो रहा था। फ्री रिजर्व्स बोला है, तो फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है ये बताया हुआ है। तो यूजुअली इसको ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेस पे देखा जाएगा, और फ्री रिजर्व्स उनको बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है एज डिविडेंड। फ्री पैसा पड़ा है, डिविडेंड के फॉर्म में देना है तो दे सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उसको बुक नहीं कर रखा, रिजर्व नहीं कर रखा, स्पेशल रिजर्व नहीं है वैसा। प्रोवाइडेड दैट में कुछ चीजें क्लैरिफाई कर रहे हैं। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट whether shown as a result reserve or otherwise, or any change in carrying amount of an asset or of a liability recognized in equity including surplus in profit and loss account on measurement of the asset or the liability at fair value shall not be treated as free reserves। तो फ्री रिजर्व में क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया। अनरियलाइज्ड और नोशनल अमाउंट्स को तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट वाली चीज को भी इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये फिक्टिशियस हो गई, रियल पैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। और किसी भी असेट की वैल्यूएशन में कोई चेंज आता है, उस वजह से कुछ प्लस माइनस होता है, तो उन चीज़ों को भी उन्होंने इग्नोर करने के लिए बोला, वैसा है। आगे देख रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है ये बताया। ये डेफिनेशन में आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप अकाउंटिंग में पहले से पढ़ते आ रहे हो वही, टेक्निकल कुछ नहीं है। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड होगा वो बोला है, वो भी इम्प्लाइड था। नेक्स्ट, कंपनी प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एटसेट्रा। ये इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है ना, उनकी बात की है। ऐसी कंपनीज जिनकी टोटल असेट्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में हो, या फिर जो उनकी इनकम जनरेट हो रही है उसमें 50% या उससे ज़्यादा हिस्सा उससे आ रहा हो, जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वहाँ से रिटर्न जनरेट हो रहा हो, तो ऐसी कंपनीज को हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज यूजुअली यहाँ पे बोलेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से डेफिनेशन दी हुई है। तो कंपनी प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, तो मेन बिजनेस उनका ये है। अब प्रिंसिपली एंगेज का मतलब है कि इसके अलावा और भी बिजनेस वो कर रहे होंगे, लेकिन 50% से ज़्यादा असेट्स सिक्योरिटीज है और 50% से ज़्यादा इनकम इन सिक्योरिटी से जनरेट हो रही है, तो इसलिए इस कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, जिनका मेन बिजनेस ही वही है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या होती हैं उसके लिए लिस्ट दे रखी है, और ये पूरा शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से पूरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में आप देखोगे तो कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, एकदम कॉमन जनरल पॉइंट्स दे रखे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वन बाय वन उसकी कैटेगरी देख लेते हैं। पहले बोला ट्रांसपोर्टेशन, इंक्लूडिंग इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी आपको सेटअप करना पड़ेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज है, ये सब चीज़ें हैं, रोड्स है, उनकी बात हो रही है। अब इंटरमोडल बोला है, इंटरमोडल का मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर कनेक्टेड टुगेदर। इंटरमोडल, मल्टीपल मोड्स। गुड्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डिलीवर करने के लिए कितनी बार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। सिर्फ रोड के थ्रू काम नहीं चलेगा, कुछ रिवर चैनल के थ्रू भी पास ऑन होने वाला होगा, कोई शिप के थ्रू भी जाएगा, डिपेंड करता है, ट्रेन के थ्रू भी जाएगा, तो उसको इंटरमोडल मतलब कनेक्टिविटी की बात हो रही है। और मल्टी मॉडल मतलब जहाँ पे मल्टीपल मोड्स यूज हो रहे हैं टू डिलीवर अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, तो ये सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। बोला है रोड्स, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, रोड्स, बाकी के रेलवे सिस्टम, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, एविएशन, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये सब की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये इस डेफिनेशन का एक पार्ट है। और भी बोला है, एग्रीकल्चर वाला नेक्स्ट ब्लॉक है, उसके अंदर बताया हुआ है स्टोरेज फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एग्रो प्रोसेसिंग,
सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू एग्रीकल्चर, तो ये सब स्टोरेज के रिगार्डिंग, और एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोसेस करने के लिए यूनिट सेटअप करना, ये सब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। प्रिजर्वेशन और स्टोरेज वाली बात वापस की है। पेरिशेबल गुड्स का स्टोरेज अलग होता है, बाकी के जो चीज़ें हैं, ग्रेन्स है, उनका पल्सेज है, उनका स्टोरेज अलग होता है। तो जिस तरीके की स्टोरेज की नीड है, कोल्ड स्टोरेज की नीड है या रेगुलर की, वो वैसे सेटअप आपको करना चाहिए, ये बताया हुआ है। तो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर की ये नीड पड़ेगी। वाटर मैनेजमेंट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और फार्मिंग में इरिगेशन चैनल सेटअप करने के लिए वो भी नीडेड होगा। टेलीकम्युनिकेशन सेटअप, अब इसमें तो मोबाइल टावर्स और ये नेटवर्क और ब्रॉडबैंड केबलिंग की बातें होंगी, ये सब चीज़ें कवर हो जाती है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के लिए केबल नेटवर्क ज़रूरी है, और इवन इंटरनेट के लिए भी पूरे वर्ल्ड में केबल नेटवर्क का एक पूरा वेब है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, तो वो रियल चीज़ है। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, देखें, रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात की, इंडस्ट्रियल पार्क, एसईजेड, टूरिज्म के लिए होटल, कन्वेंशन सेंटर्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, पब्लिक मार्केट, बिल्डिंग्स, ट्रेड फेयर, कन्वेंशन, एग्जीबिशन, कल्चरल सेंटर्स, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक गार्डन्स, ये सब कॉमन चीज़ें। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, अर्बन डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, सीवेज सिस्टम, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। पावर जनरेशन के लिए जो भी मोड्स अवेलेबल है, हाइड्रो है, फिर ये विंड मिल वाला सिस्टम है, या और कोई थर्मल सिस्टम है, सब कुछ कवर हो जाएगा। सोलर पावर कवर हो जाएगा। पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन, उसके पाइपलाइन, उसके टर्मिनल्स, ये सब सेटअप करना। हाउसिंग फैसिलिटीज़ और बाकी की भी मिसलिनियस फैसिलिटीज़ बोली है, तो ये पूरी लिस्ट है। अब कहीं अगर ये डेफिनेशन में पूछ ले, जितने मेजॉरिटी पॉइंट्स आप वेटेज के हिसाब से लिख पाओगे उतना सही रहेगा। कैटेगरीज तो आपको लिखनी चाहिए, इंटरनल पॉइंट्स में फिर आप मैनेज कर सकते हो। अब सेक्शन पे आते हैं, डेफिनेशन की बातें हो गई है, सेक्शन पे फोकस करते हैं। सेक्शन 186 इस चैप्टर का एक मेजर सेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। सबसे पहले सब सेक्शन 1 की बात की, नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अब ये 2 लेयर वाला पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़ा लिखवा भी देता हूँ उसमें कि कैसे काम करता है, साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक, एक पर्टिकुलर कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं जो होल्डिंग कंपनी की तरह काम करेगी। सपोज ए लिमिटेड, ये अपनी मेन पेरेंट कंपनी है। अब इनकी जो सब्सिडरीज की बात हो रही है, उसमें सब्सिडरीज भी 2 कैटेगरी की होगी। एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बोलेंगे, अदरवाइज दूसरी को नाम देना है तो अपने ऑपरेशनल सब्सिडरी या ट्रेडिंग सब्सिडरी भी बोल सकते हैं। तो ये पेरेंट कंपनी, इसकी कुछ सब्सिडरीज की बात करते हैं। सपोज यहाँ पे है A1 लिमिटेड और ये है A2 लिमिटेड। अब A1 लिमिटेड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये ऑपरेटिंग कंपनी है। ऑपरेटिंग मतलब जो अदर बिजनेस कर रही है, इस टाइप की सब्सिडरी है। ये हो गई फर्स्ट लेयर, ठीक है। अब इसके बाद इसकी भी और सब्सिडरीज बना देते हैं। और यहां पे भी ठीक है, इस तरीके की सब्सिडरीज और बन गई। अब ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर में भी इनको कैटेगराइज कर देते हैं। सपोज ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये ऑपरेटिंग है। अब देखो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड लेयर में भी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी आ रही है तो चलेगा। इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये लगाया कि इन्वेस्टमेंट कंपनी की थर्ड लेयर नहीं हो सकती, ओनली अप टू 2 लेयर्स इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर अलाउड। अब अगर आगे हम सब्सिडरी बनाते हैं, सपोज मैं इसकी सब्सिडरी क्रिएट कर दूं या इसकी सब्सिडरी क्रिएट कर दूं, एक और कंपनी आगे ले ले, तो ये जो है ये ऑपरेटिंग कंपनी हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट कंपनी की थर्ड लेयर अलाउड नहीं है, ऑपरेटिंग कंपनी की थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बस इतना सा पॉइंट है यहाँ पे जो आपको ये 186 सबसेक्शन 1 में क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लो, ऐसे तो ध्यान रहेगा। अगर थर्ड लेयर में हम इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दे तो वो नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग होगा तो चलेगा, इतना पॉइंट। 2 लेयर तक हो सकता है, थर्ड लेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी का नहीं हो सकता, थर्ड लेयर कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकते। ऑपरेटिंग बिजनेस आप करो, एक पेरेंट कंपनी, उसकी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, दिस इज वैलिड। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो प्रॉब्लम था, थर्ड लेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज की 2 ही लेयर मैक्सिमम पॉसिबल है, इतना ही पॉइंट यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 में जो बेसिक बात थी मैंने आपको बता दिया, और कोई पॉइंट्स उसमें अंदर मेंशन किए हो अलग तो मैं नोट करवा देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल स्टोरी यही बोली है, कंप्लीट यहाँ तक पता चल गया। आगे देख लेते हैं सबसेक्शन 2, limits for loans, guarantees, securities and investments. No company shall directly or indirectly give any loan to any person or other body corporate, give any guarantee or provide security, and acquire by way of shares or subscription, purchase or otherwise the securities of any other body corporate exceeding 60% of its paid up cap free reserve security premium or 100% of free reserves and security premium, whichever is more, unless the same is previously authorized by a स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स ABC पॉइंट में जो बोले, अगर आपको करने हैं तो पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर इस लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, विद इन द लिमिट है तो बोर्ड रिजोल्यूशन इनफ है, इस लिमिट से ऊपर है तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन की नीड रहेगी। वैसा नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ एग्जेम्पशन आ गए, सेक्शन 186 कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या एग्जेम्पशंस है। सब सेक्शन 11 का रेफरेंस है ये। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई, मतलब सब सेक्शन 1 तो अप्लाई होगा, बाकी के सब सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। टू एनी लोन मेड बाय, एनी गारंटी गिवन, एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड और एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंकिंग कंपनी और एन इंश्योरेंस कंपनी और अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी in the ordinary course of its business or a company established with the object of and engaged in the business of financing industrial enterprises or of providing infrastructure facility। तो ये जो बैंकिंग एंटिटीज हैं या जिनका काम ही है लोन्स प्रोवाइड करना, पैसों का बोरोइंग लेंडिंग इनका कॉमन बिजनेस है, मेन बिजनेस है, तो इनके ऊपर ये 186 के बाकी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि ये 60% 100% की लिमिट तो इनके लिए कुछ नहीं, इनका तो काम ही वही है। तो फिर ऐसी कंपनीज बार बार स्पेशल रिजोल्यूशन थोड़ी ना पास करवा सकती है। बैंक वाले FD एक्सेप्ट करने से पहले या लोन देने से पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराएंगे तो प्रोसेस कब होगा, तो इसलिए उनको वहाँ इन चीज़ों से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। बस वो सबसेक्शन 1 कंपलसरी है, जहाँ लेयरिंग की जो बात हो रही है वो तो फॉलो कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टू एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 62 सबसेक्शन 1A, ये राइट शेयर वाली बात हो रही है, और मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग एक्टिविटीज बाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द गिवन चैप्टर। तो NBFCs की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी मेन काम यही होता है। तो जो लोग इस मेन बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ सबसेक्शन 1 फॉलो कर लो, इनफ है। ऐसा कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कंपनीज को भी दिया हुआ है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनीज को, नॉट ऑल। पहले बोला ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज जो डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, जिनका मेन काम वही है। दूसरा बोला अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी in case such company obtains approval of the ministry or department of the central government which is administratively in charge of the company। तो इसमें ये होता है कि या तो गवर्नमेंट कंपनी डिफेंस में है तो बिना पूछे वो एग्जेम्पशन ले सकती है, और बोला कि अगर ये गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है तो इस सिचुएशन में वो अपनी मिनिस्ट्री या अपने डिपार्टमेंट जिसके अंडर वो कवर होती है उनसे परमिशन लेके एग्जेम्पशन मांग सकती है, तो वो परमिशन दे सकते हैं। ये पॉइंट होगा। नोट में क्या बोल रहे हैं, except the government companies falling under the above mentioned conditions all other companies are required to comply with the provision। बाकी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे, तो ये सबके लिए ये प्रोविजन ओपन नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड कंपनीज को ये एग्जेम्पशन दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है ये बताया, तो ये तो आपको आइडिया है। प्रोसीजर पे चलते हैं आगे। सबसेक्शन 5 है, लोन इन्वेस्टमेंट टू बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग। ओके, no loan or investment shall be made or guarantee or security given by the company unless resolution sanctioning it is passed at a board meeting with the consent of all directors present at the meeting। मतलब जितने डायरेक्टर्स है सबका कंसेंट होना चाहिए, हाँ होनी चाहिए, तभी ऐसे एक्शन लिए जा सकते हैं। तो अपने इसको यूनानिमस रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं तरीके से, कि जितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट है सबका कंसेंट नेसेसरी, एक भी ना बोलेगा तो प्रॉब्लम है। और नोट में वापस वही बात रिपीट की 60% और 100% वाली, कि वहाँ बोर्ड रिजोल्यूशन तो चाहिए प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन भी चाहिए अगर लिमिट क्रॉस होती है। रिपीटेशन, नेक्स्ट सबसेक्शन 3 वापस से सेम स्टोरी रिपीट, प्रायर अप्रूवल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। कोई नया पॉइंट आता है तो बता देता हूँ। उसमें सेकंड पॉइंट देखना 186 सबसेक्शन 3 में होल्ली ओन सब्सिडरी वाली बात हो रही है।
तो बोला होली ओन सब्सिडरी को अगर आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उनकी गारंटी ले रहे हो या उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो उस सिचुएशन में स्पेशल रिजोल्यूशन की नीड नहीं है, 186 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब बोर्ड भी अगर डिसीजन ले लेता है ना तो ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अलाउ किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए, वो भी इम्प्लाइड है। बाकी प्रिस्क्राइब लिमिट वाली बातें रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मेन नया पॉइंट ये था होल्डी ओन्ड सब्सिडरी वाला। आगे देख रहे हैं सबसेक्शन 4, फिर से वही पॉइंट आ गया जो ऊपर देखा, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरीके के बोरोइंग्स की सारी डिटेल या जो भी गारंटी आपने ली है, मनी लेंडिंग किया है, वो सब बुक्स में दिखना चाहिए। ये इम्प्लाइड हो गया, ट्रांजेक्शन तो शो करने ही पड़ेंगे। 5th पॉइंट देखना, 5th सबसेक्शन, ये कुछ अलग है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो यहाँ पे आप किसी और कंपनी गारंटी ले रहे हो, किसी को इंटर कॉर्पोरेट लोन दे रहे हो, उनकी कंपनी में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आपको पैसा उधार दिया हुआ है उनसे परमिशन लेने की बात आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि हमको उनको पूछना पड़े, बट ये नहीं है कि हर सिचुएशन में पूछना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन्स के ईएमआई टाइम पे कर रहे हो और उनका डेट रीपेमेंट शेड्यूल्ड है, उसमें कोई ब्रीच नहीं किया आपने, तो फिर उनसे पूछने की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे कोई ब्रीच होते हैं तो फिर उनसे बिना पूछे आप आगे कॉर्पोरेट लेंडिंग नहीं कर सकते। एक तरफ क्या हो रहा है, आप बैंक से लोन लेके बैठे हो, उनका पैसा भरने में डिफॉल्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ कोई और उधार मांगने आता है तो आपके पास पैसे हैं, तो ये बात कैसे मैच हो रही है? वो बोले हमारे पैसा दे दो ना, अगर आपके पास दूसरों को उधार देने के लिए फंड्स है तो जो बोरो किया वो तो रिटर्न करो। शायद इसलिए रिटर्न नहीं कर रहे हो आप क्योंकि आपको वहां से इंटरेस्ट कमाना है लेकिन हमें पे नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के लिए परमिशन की बात आ सकती है। हाउएवर करके जो प्रोविजो लिखा है ना, उसमें बात क्लैरिफाई की है कि एक तो आपके पेमेंट्स टाइम टू टाइम हो रहे हैं रीपे, कोई डिफॉल्ट नहीं है, और दूसरा ये बोला है कि वो जो 60% वाली लिमिट की हम बात कर रहे थे ना, उससे ज़्यादा आपने लोन गारंटी या इन्वेस्टमेंट किया नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली जो लिमिट थी ना, वो तो एक तो उस लिमिट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि बोर्ड डिसीजन ले सकता है, और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पेमेंट सारे टाइम टू टाइम हो रहे हैं, डिफॉल्ट वाली बात ही नहीं है, तो फिर इनसे पूछने की नीड नहीं है। बट अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन फॉलो नहीं होती, सपोज 60% या 100% से ऊपर बोरोइंग हो रहा है, या फिर इनके लोन्स रिपेमेंट में आप डिफॉल्ट कर रहे हो, एनी वन ऑफ देम, तो फिर इनसे बिना पूछे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा रहेगा। तो ये प्रोविजो काम का पॉइंट है, ये एग्जाम में सेक्शन यूज कर सकते हैं वो। अब बात हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जब आप इंटर कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करते हो तो इंटरेस्ट की इनकम तो अर्न करोगे, तो इसमें बोला है कि मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज करना जरूरी है। अब ये बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखो, अगर कॉर्पोरेट लेंडिंग में मिनिमम इंटरेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा ना, तो ये बड़ी कंपनी वाले पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चलाएंगे। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, बड़ी कंपनी, अदानी ग्रुप, जिनके बहुत पैसे हैं, ये लोग दूसरी छोटी छोटी कंपनीज को लोन देंगे और बैंक से सस्ते रेट पे देंगे। अब जब बैंक से सस्ते रेट पे देंगे ना, थोड़े टाइम के लिए अगर ये करेंगे तो लोग बैंक से लोन लेना बंद कर देंगे, बैंकिंग सिस्टम पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के हाथ में इकोनॉमी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रूल ये बना है कि अगर आप लेंडिंग कर रहे हो करो, लेकिन इंटरेस्ट मिनिमम आपको उतना चार्ज करना पड़ेगा जितना हम बोल रहे हैं। और मिनिमम इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, उसके लिए जो बेस बनाया वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बनाया है। बोले लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, मिनिमम उतना इंटरेस्ट तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा चार्ज करो चलेगा, लेकिन कम चार्ज मत करना। अब बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ड्यूरेशन अलग अलग होती है, तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने टाइम के लिए आप लोन दे रहे हो उतने टाइम के लिए अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न मिलता, ड्यूरेशन के बेस पे मैच कर रहे हैं। तो बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यूजुअली 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स ऐसा टर्म होता है। तो अगर आपने किसी को 5 साल के लिए पैसा उधार दिया है, तो 5 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अपना रेलेवेंट रेट होगा, नियरेस्ट ड्यूरेशन जो भी होगी उससे टैली कर लेंगे, ऐसा कैलकुलेशन। ठीक है, रीजन समझ आया ऐसा क्यों हो रहा है? क्लियर है? ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी के लिए कुछ स्पेसिफिक है, एक प्रोविजो एप्लीकेबल रहेगा। नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ कंपनी इन विच 26% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और one or more of the state government or both in respect of the loans provided by such company for funding industrial research and development projects in furtherance objects as stated in the memorandum। तो इन शॉर्ट यहाँ तो 26% होल्डिंग गवर्नमेंट का है और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लेंडिंग किया गया, और जो कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इंटरेस्ट रेट वाला क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो कर सकते हैं। सबसेक्शन 8 बड़ा सिंपल, बोला कि अगर
डिपॉजिट रीपेमेंट्स में आपके डिफॉल्ट्स हैं तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। अगेन बात वही है, जिनका पैसा ले रखा है वो रीपे नहीं कर रहे, दूसरी तरफ लोन बांट रहे, ये नहीं हो सकता, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। सब सेक्शन 9 में सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करने की बात हो रही है, हर चीज का रजिस्टर मेंटेन होता है अपना, सेक्शन 88 पे हम पढ़ रहे थे तो वही रेफरेंस है यहाँ पे। तो जितने लोगों को लोन्स दिए, जिनकी गारंटीज ली, जिनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, उसका डेटा भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो डेटा अपने यहाँ पे रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। और साथ साथ में रूल दे दिया, रूल में फॉर्म नंबर बता दिया कि कौन से फॉर्मेट में उसको प्रिपेयर करना है, MBP2, और कितने टाइम के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, ट्रांजेक्शन होने के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर को अपडेट कर देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करो, मैनुअल फॉर्म में करो, इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं। चलो ठीक है, ये 186 क्लियर है, और कितना बाकी है? ठीक है, बाकी का कल कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। टारगेट रखेंगे कल खत्म हो जाए चैप्टर तो अच्छा है।